फंडामेंटल राइट। हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज में यह 7वां लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में मेंशन है। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दिया हुआ है। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट है ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया भर के देशों के संविधानों से कुछ कुछ प्रोविजंस ले करके इसमें जोड़ा गया है। उसी तरह ये जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल ऑफ राइट्स दिया हुआ था उससे इंस्पायर्ड होकर के, क्या बिल ऑफ राइट यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ ना, उससे इंस्पायर्ड होकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 मतलब कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में ही दिया हुआ ना फंडामेंटल राइट, इसको इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा गया। आप में से बहुत से लोग मैग्ना कार्टा का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, बहुत से लोग समझ भी रहे होंगे मैग्ना कार्टा का मतलब। तो आइए पहले देखते हैं मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। चार्टर ऑफ राइट्स। मैग्ना कार्टा क्या है? एक राइट्स का चार्टर, जो कि इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा दिया गया था। कब? जॉन 1215 में। ठीक है, इसको इशू किया गया था। यह सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पहला रिटन डॉक्यूमेंट था, इसीलिए सिटीजन के राइट से रिलेटेड था। इसीलिए इंडिया का जो ये फंडामेंटल राइट है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट मेंशन किया गया है वो वर्ल्ड के हर फंडामेंटल राइट से ज़्यादा एलेबोरेटेड है। ये वर्ल्ड में इतना एलेबोरेटेड, इतना लंबा किसी भी देश का फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, जैसा कि हमने सेलियन फीचर में पढ़ा था, फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। वहीं पे डीपीएसपी क्या प्रमोट करता है? डीपीएसपी सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट क्या करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है और डीपीएसपी सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट का सबसे मेन एम क्या है? इम्पोज लिमिटेशन ऑन एग्जीक्यूटिव पावर। फंडामेंटल राइट का सबसे मेन एम क्या है? एग्जीक्यूटिव के पावर्स पे लिमिटेशंस लगाना। ठीक है, इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट का एम है लॉ की सरकार, मतलब कि लॉज की गवर्नमेंट बनाना, ना कि लोगों की गवर्नमेंट बनाना। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ लॉज बनाना, लॉ की सरकार हो, ना कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल। ये फंडामेंटल राइट का मेन एम है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एजुकेशनल राइट 29-30, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको ये आर्टिकल 31 में दिया था, इसको रिपील कर दिया गया। ठीक है, तो अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 राइट्स हैं, ये नहीं है। ठीक, छठवां क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ठीक है, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको डिलीट कर दिया गया था, मतलब फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटा दिया गया था। उसको आर्टिकल 300A में एज अ लीगल राइट बना दिया गया। ठीक, तो इसलिए अभी प्रेजेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स है, 7वां नहीं है। ठीक है, तो आइए फंडामेंटल राइट के फीचर्स को पहले देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सबसे पहला, कुछ फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन्स के लिए भी होते हैं, कुछ फॉरेनर्स के लिए और कुछ लीगल पर्सन्स के लिए भी होते हैं। ठीक, जैसे कि लीगल पर्सन, जैसे कि कॉरपोरेशन, कंपनीज वगैरह। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है या सिर्फ फॉरेनर्स के लिए या सिर्फ लीगल पर्सन, ये सब में है। ठीक है, सबसे बड़ा फीचर इसका यही हो गया। दूसरा क्या है? फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, ना कि क्वालिफाइड है। मतलब कि स्टेट फंडामेंटल राइट पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है स्टेट। ठीक, एब्सोल्यूट है, क्वालिफाइड नहीं है। देखो कुछ फंडामेंटल राइट नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब कि लिमिटेशंस लगा हुआ है, लिमिटेशंस, और कुछ फंडामेंटल राइट पॉजिटिव भी दिया हुआ है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव फंडामेंटल राइट है या पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल होता है, मतलब कि अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है,
फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वह पर्सन कोर्ट में जा करके अपना फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करवा सकता है। ठीक, फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन माना जाता है फंडामेंटल राइट के लिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट परमानेंट नहीं होते हैं। पार्लियामेंट कभी भी फंडामेंटल राइट्स को रिपील कर सकती है। ठीक है, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगता है तो सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक, तो ये सारे फंडामेंटल राइट के कुछ फीचर्स हुए। अब देखो, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, बट जो लिस्ट है वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये तुम्हें पता है, जो 6 ये वाली लिस्ट है, कौन सी, ये आर्टिकल 14 से स्टार्ट होती है। तो आर्टिकल 12 और 13 में क्या दिया हुआ है पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक, चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट को कहा गया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए बस एप्लीकेबल होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें स्टेट का मतलब क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग ये जो 4 चीज़ें हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों स्टेट में हैं। कौन कौन सी? पहला क्या है, इंडिया की गवर्नमेंट और इंडियन पार्लियामेंट, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन। ठीक, दूसरा, जब यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव है तो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव होगा ही। तीसरा क्या है, लोकल अथॉरिटीज़, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायती, ये सब। और चौथा क्या है, ऑल अदर अथॉरिटीज़, इसमें वो या तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो या फिर नॉन स्टैट्यूटरी, दोनों होगा। ठीक है, जैसे LIC, ONGC, सेल, ETC, ये सब किस में आएंगे, ऑल अदर अथॉरिटीज़ में। तो समझ में आए, स्टेट इन चारों चीज़ों को इंक्लूड करती है, यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायती, और चौथा क्या है लास्ट में, ऑल अदर अथॉरिटीज़, वो चाहे स्टैट्यूटरी हो या नॉन स्टैट्यूटरी हो, जैसे LIC, ONGC, सेल, ETC। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। वो लॉज जो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट होंगे वो वॉइड होंगे। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 दोनों को देख लिया। हम आर्टिकल 14 से फंडामेंटल राइट के लिस्ट्स को देखते हैं। ठीक, 6 फंडामेंटल राइट है, तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, जो कि कहाँ है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में। इसमें क्या है, हर इंडिविजुअल को, राइट टू इक्वालिटी में क्या है, हर इंडिविजुअल को उनके स्किल और टैलेंट, हर इंडिविजुअल को उनके स्किल और टैलेंट को डेवलप करने के लिए इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में है। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14। ये क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 का हेडिंग ये है, आप लोग ध्यान दीजिएगा हेडिंग को भी, क्योंकि कभी कभार हेडिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, आर्टिकल 14 का हेडिंग क्या हुआ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, स्टेट इंडियन टेरिटरी के अंदर किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से डिनाई नहीं करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी के अंदर स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से डिनाई नहीं करेगा। ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी का राइट्स देता है, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी है। ठीक है, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वीडियो के लास्ट में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन सा राइट सिर्फ और सिर्फ कौन सा राइट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है और कौन सा राइट इंडियन और फॉरेनर्स दोनों के लिए। ठीक, तो अभी आप लोग बस ये ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 14 जो है वो इंडियन और फॉरेनर्स दोनों के लिए है। ठीक है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट, आर्टिकल 14 में 2 कॉन्सेप्ट दिया हुआ ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है, लॉ की नज़र में हर पर्सन बराबर है, सबको एक तरह की चीज़ें मिलेंगी, एक तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट शो कर रहा है। ठीक,
अब दूसरा देख लीजिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या कहता है, जिस पर्सन को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस हिसाब से उनको मिलेगा। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट शो करता है। इस फिगर से आप लोग समझिए, ये शो कर रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि हर पर्सन को एक बराबर का स्टूल दे दिया गया मैच देखने के लिए। अब जो बड़ा है, लंबा है, वो तो आराम से देख ले रहा है। ये बच्ची थोड़ा सा, अभी देखो इसको प्रॉब्लम हो रही है बट थोड़ा बहुत देख ले रही है, बट जो डिसेबल पर्सन है वो इस पर कैसे जाएगा, और अगर इस पर किसी तरह चला भी जाता है तो इनकी हाइट यहीं तक आएगी, ये मैच नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव पर्सपेक्टिव, नेगेटिव कॉन्सेप्ट शो करता है, जहाँ पे ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ शो कर रहा है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन्हें किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है मैच देखने के लिए, तो कुछ नहीं दिया गया है। इस बच्ची को 2 बॉक्स के सहारे की ज़रूरत है मैच देखने के लिए, तो 2 दिया गया है। और ये जो डिसेबल पर्सन है, इनको ऐसे स्टेयर्स वाला वो देना था, मतलब उसकी नीड थी तो वो दिया गया मैच देखने के लिए। ठीक, दिया सबको गया है जिसको जिस चीज़ की नीड थी अकॉर्डिंगली। आप समझ में आया, दोनों में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समझ में आया। ये ध्यान दीजिएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट शो करता है। यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट शो करता है। ठीक, तो ये रहा हमारा आर्टिकल 14। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा आर्टिकल 15। इसका टाइटल क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ये आर्टिकल क्या कहता है, स्टेट सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे स्टेट सिटीजन्स को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। और ये आर्टिकल क्या कहता है, किसी भी सिटीजन को, ठीक है, किसी भी सिटीजन को शॉप्स पे, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, या फिर वेल वगैरह, टैंक, बाथिंग घाट्स, पब्लिक रोड्स, इन सारी चीज़ों को यूज़ करने से सिर्फ इस बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब समझ में आया आप लोगों को। किसी भी पर्सन को ये सारी चीज़ें यूज़ करने से, कौन सारी चीज़ें, शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, वेल, टैंक, बाथिंग घाट्स, पब्लिक रोड, मतलब जो भी पब्लिक चीज़ें होती हैं उसको सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर उन पर्सन्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कि आर्टिकल 15 में एग्जैक्टली यही कहा गया है कि किसी भी पर्सन को इन 5 चीज़ों के ग्राउंड पे, कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं ये ध्यान दीजिएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ना ही स्टेट करेगी, ना ही स्टेट डिस्क्रिमिनेट करेगी और ना ही इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ना ही स्टेट इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं और ना ही इंडिविजुअल इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा जनरल रूल, आर्टिकल 15 का जनरल रूल हो गया। अब जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, आइए उन एक्सेप्शंस को भी देखते हैं। देखो, स्टेट उन चीज़ों को जो हमने पीछे अभी देखा, क्या क्या, कास्ट, ये क्या क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स के बेसिस पे। तो क्या कह रहा है, स्टेट उन चीज़ों को जो हमने अभी पीछे देखा डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, बट विमेंस और चिल्ड्रंस के लिए कुछ स्पेशल लॉज भी बना सकते हैं। जैसे कि विमेंस के लिए कुछ जगहों पे सीट्स वगैरह भी रिजर्व की गई हैं। ठीक है, अभी आप देखें हैं पार्लियामेंट में सीट्स वगैरह भी रिजर्व्ड है विमेंस के लिए। ठीक, चिल्ड्रंस के लिए फ्री एजुकेशन का भी प्रोविज़न लाया गया है। सॉरी, विमेंस के लिए सीट्स रिजर्व है, चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन का प्रोविज़न है। तो ऐसा है कि स्टेट विमेंस और चिल्ड्रंस के लिए कुछ स्पेशल लॉज वगैरह बना सकते हैं। ठीक, पहला एक्सेप्शन ये है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, स्टेट सोशली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लासेस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सिटीजन्स के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। ठीक है, स्टेट जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट्स है और शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। ठीक, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनके एडमिशन्स वगैरह पर भी प्रोविजंस बना सकते हैं। ठीक,
दो एक्सेप्शन समझ में आया? फर्स्ट सेकंड कि वीमेंस और चिल्ड्रंस के लिए बना सकते हैं, और दूसरा बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो इकोनॉमिकली और सोशली बैक हैं उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्या कहता है, स्टेट जो सोसाइटी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 के जनरल रूल के ये एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। ये तीनों एक्सेप्शन समझ में आया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, इन्हीं एक्सेप्शंस के बेसिस पे क्या हुआ, 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि कब आया था, 2005 में। इससे क्या हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओबीसीज को एडमिशन्स वगैरह के लिए रिजर्वेशन मिल गया। ये याद रखिएगा, 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2005 में आया था, इससे क्या हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए ओबीसीज को रिजर्वेशन मिल गया। और साथ ही साथ 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया, कब आया, 2019 में। इसमें क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सोसाइटी के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स के लिए इन्हें भी रिजर्वेशन मिल गया, कब, 2019 में। तो ये दोनों अमेंडमेंट याद रखेगा, 93rd और 103। याद करने में आसानी है, 10 साल की गैप पे है, मतलब सॉरी 10 अमेंडमेंट के गैप पे है। 93rd कब आया, 2005 में, और 103rd कब आया, 2019 में। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 15 भी कंप्लीट होता है। अभी तक हमने राइट टू इक्वालिटी के 2 आर्टिकल्स देख लिए, कौन कौन से, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को देख लिया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, कौन सा है, आर्टिकल 16। इसका हेडिंग क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखो आर्टिकल 16 क्या प्रोवाइड करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, मतलब कि पब्लिक ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट हो या अपॉइंटमेंट हो, दोनों को लेकर के सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक, किसी भी सिटीजन्स को रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस को लेकर के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक, किसी भी पर्सन को इन बेसिस पे, इन ग्राउंड्स पे, ये सारे ग्राउंड्स आप लोग याद रखिएगा, इन ग्राउंड के बेसिस पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक, तो जैसे आर्टिकल 15 में कुछ एक्सेप्शंस थे, वैसे ही सेम आर्टिकल 16 के भी जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस है। तो चलिए अब उन एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। पहला एक्सेप्शंस क्या कह रहा है, पार्लियामेंट कुछ एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, मतलब कुछ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स के लिए रेसिडेंस को एक कंडीशन बना सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट कुछ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रेसिडेंस एक कंडीशन बना सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस को एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या पब्लिक ऑफिस में अपॉइंटमेंट को लेकर के स्टेट रिजर्वेशन दे सकती है। ये ध्यान दीजिएगा, स्टेट किसको रिजर्वेशन दे सकती है, अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस को, किसमें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। ठीक, तो पहला एक्सेप्शन समझ में आया कि पार्लियामेंट रेसिडेंस को कंडीशन बना सकती है कुछ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा क्या है, जो सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज्ड क्लास हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में कुछ रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक, तीसरा क्या कह रहा है, लॉ प्रोवाइड करता है क्या, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऑफिस है जो रिलीजियस से रिलेटेड है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है मान लो, ठीक है, तो उस ऑफिस की गवर्निंग बॉडी, मतलब कि जो मेंबर्स मिल करके उस ऑफिस को पूरा चला रहे हैं, वो पर्टिकुलर उस रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं जिस रिलीजन से वो ऑफिस रिलेटेड है। समझ में नहीं ना आया, ये क्या कह रहा है, मान लो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, मतलब जो मेंबर्स मिल करके उस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, वो मेंबर्स उस रिलीजन के हो सकते हैं जिस रिलीजन से रिलेटेड वो इंस्टीट्यूशन है। एक एग्जाम्पल लेकर के समझो इसको, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आएगा। मान लो क्या है, हिंदू मंदिर, तो उस मंदिर के पास राइट है, ये रूल वो बना सकता है कि मंदिर के जो भी, मान लो कोई टेम्पल है, हिंदू टेम्पल, ठीक, ये थर्ड एक्सेप्शन का एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, थर्ड का एग्जाम्पल, मान लो कोई हिंदू टेम्पल है, तो इस टेम्पल के पास राइट है कि ये रूल बना सकता है कि इसके जो प्रीस्ट होंगे वो हिंदू ही होंगे, यही ये कह रहा है। मतलब कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसके जो मेंबर्स हैं उनके पास, उनको रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये लॉ कह रहा है कि वो इंस्टीट्यूशन ऐसा कह सकता है कि वो मेंबर्स उसी रिलीजियस से बिलोंग करेंगे जिस रिलीजियस का वो इंस्टीट्यूशन है। ठीक, समझ में आया?
चौथा और लास्ट एक्सेप्शन क्या है आर्टिकल 16 का, सोसाइटी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब कि EWS पब्लिक ऑफिसेज में अपॉइंटमेंट या पोस्ट्स को लेकर के इनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब एक बार चारों को रिवाइज कर लीजिए। आर्टिकल 16 पहले क्या कहता है ये देखिए, आर्टिकल 16 क्या कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। पार्लियामेंट किसी किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रेसिडेंस को एक कंडीशन बना सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ रिजर्वेशन दी जा सकती है। तीसरा क्या कह रहा है, मान लो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उस इंस्टीट्यूशन के पास ये राइट है कि जो उसके मेंबर्स हैं जो उसको गवर्न कर रहे हैं वो ये रूल बना सके कि वो मेंबर्स उसी रिलीजन से बिलोंग करेंगे जिसका वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। और चौथा क्या कह रहा है, सोसाइटी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसमें, पब्लिक ऑफिस में अपॉइंटमेंट को लेकर के। ठीक, तो ये समझ में आया आर्टिकल 16 का जनरल रूल और चारों उसके एक्सेप्शंस। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। देखो ये क्या कहता है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है और अनटचेबिलिटी के हर फॉर्म को फॉरबिड्स करता है। और ये क्या कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है, मतलब अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस हो रही है तो वो एक पनिशिएबल ऑफेंस होगा। ठीक है, देखो गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड एनीवेयर। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही किसी लॉज या एक्ट्स में। ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनटचेबिलिटी कहाँ डिफाइन है, तो अनटचेबिलिटी कहीं पर डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल को। ये लास्ट आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी से, आर्टिकल 18 क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये आर्टिकल क्या कहता है, जो भी टाइटल्स हैं उनको एबॉलिश करने की बात करता है, बट कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मिलिट्री और एकेडमिक्स टाइटल। मिलिट्री टाइटल्स का मतलब जैसे मेजर, कैप्टन, ये सब इसके एक्सेप्शंस है आर्टिकल 18 के। एकेडमिक्स का मतलब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो फंडामेंटल राइट लिस्ट का पहला राइट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इस लिस्ट का दूसरा आर्टिकल क्या है, राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। राइट टू फ्रीडम में पहला आर्टिकल, आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आर्टिकल 6 फंडामेंटल फ्रीडम गारंटी करता है, मतलब कि सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल फ्रीडम देता है, बट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से फ्रीडम ये आर्टिकल देता है। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि हर सिटीजन्स के पास राइट है कि वह अपने व्यूज़, ओपिनियन, बिलीफ को किसी भी मोड से लिख करके, बोल करके, प्रिंट करवा करके फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी तरह हर पर्सन अपने व्यूज़, ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है। बट अभी पीछे हमने देखा कि ये आर्टिकल फ्रीडम तो देता है बट उसके साथ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी देता है। वैसे ही यहाँ पर भी पर्सन अपने व्यूज़, ओपिनियन को एक्सप्रेस तो कर सकता है, बट वो व्यूज़, वो ओपिनियन सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी, इंडिया की सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी को हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टेट की सिक्योरिटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मोरालिटी और डिसेंसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और लास्टली कोई ऑफेंसिबल नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसकी वजह से कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, किसके अगेंस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ठीक, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब पर्सन के व्यूज़ से नहीं होने चाहिए। उसके बाद पर्सन अपने व्यूज़ को किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो पहला फ्रीडम समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। सिटीजन के पास राइट है कि वो पीसफुली बिना आर्म्स के असेंबल कर सकता है, बट ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए और बिना आर्म्स के होना चाहिए। ठीक, ये जो असेंबल का फ्रीडम है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, पब्लिक लैंड्स पे, प्राइवेट लैंड्स पे नहीं होगा असेंबल होने का ये जो फ्रीडम है। ठीक है, ये फ्रीडम कहाँ पे अप्लाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लैंड्स पे। इसमें भी स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है, किस किस ग्राउंड पे, सॉवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर ऑन ट्रैफिक,
मतलब कि पहला तो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी हार्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जिस एरिया में लोग असेंबल हो रहे हैं उस असेंबल होने की वजह से कोई ट्रैफिक वगैरह अगर वहाँ पे उस एरिया में लग रहा है, इसको लेकर के अगर कोई पब्लिक ऑर्डर आ जा रहा है तो स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। ठीक है, स्टेट को उस केस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना पड़ेगा। दो फ्रीडम हो गया। तीसरा फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सिटीजन के पास एसोसिएशन यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह फॉर्म करने का पूरा पूरा राइट है। ये फ्रीडम क्या क्या इंक्लूड करता है? पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का यह मतलब समझ में आया। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में भी स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पुट ऑन करेगी ही करेगी। कौन किस किस ग्राउंड पे? कौन कौन सा ग्राउंड है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। ठीक, नेक्स्ट फ्रीडम जो कि इस आर्टिकल में गारंटीड है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये फ्रीडम क्या देता है? सिटीजन इंडिया में विद इन अ कंट्री, मतलब कि कंट्री इंडिया में कहीं पर भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा सकता है और स्टेट में ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। ठीक, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ये दोनों ग्राउंड हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज होने के लिए। किस पे? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। ठीक, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस जो फ्रीडम है ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। इसके अकॉर्डिंग क्या है? हर सिटीजन्स के पास राइट है कि वो इंडिया में कहीं पर भी रिसाइड कर सकता है, बट ये ध्यान दीजिएगा टेरिटरी ऑफ कंट्री, कंट्री की टेरिटरी के अंडर में कोई भी सिटीजन कहीं पर भी रिसाइड कर सकता है। सेम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में जो दोनों ग्राउंड्स दिए थे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के, वही फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस में भी है। कौन कौन सा? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक, अब लास्ट और छठवां फ्रीडम क्या है ये देखते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये आर्टिकल 19 का लास्ट फ्रीडम जो है जो गारंटीड है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में क्या है? पर्सन के पास प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस ये सब करने का पूरा फ्रीडम है। वो कोई भी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन कर सकता है, बट वो इमोरल नहीं होना चाहिए, चाइल्ड या विमेन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए जैसे कि ड्रग वगैरह नहीं होना चाहिए। ये इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, समझ में आया? आई होप अब आप लोगों को आर्टिकल 19 में दिए हुए सारे मतलब कि 6 के 6 फ्रीडम समझ में आ गए होंगे। वैसे देखो, जनरली आर्टिकल 19 में 6 नहीं बल्कि 7 फ्रीडम थे। सातवां फ्रीडम क्या दिया हुआ था? फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यहाँ से डिलीट कर दिया गया। ठीक, बाद में चल करके इसको आर्टिकल 300 में एज अ लीगल राइट स्टेटस मिल गया था। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 300 में इसको लीगल राइट का स्टेटस मिल गया। ठीक, तो हमने आर्टिकल 19 को डिटेल वे में देख लिया। आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आर्टिकल 19 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम का हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि क्या है? आर्टिकल 20। क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देखो, आर्टिकल 20 एक लीगल प्रोटेक्शन देता है। किसको? जो पर्सन क्राइम अक्यूज्ड किया है, जो पर्सन क्राइम किया है, किस चीज़ का लीगल प्रोटेक्शन देता है? एक्सेसिव और आर्बिट्रेरी पनिशमेंट से। समझ में आया? एक्सेसिव और आर्बिट्रेरी पनिशमेंट से प्रोटेक्ट करता है पर्सन को। किस पर्सन को? जिसने क्राइम किया है। ये प्रोटेक्शन यूनिवर्सल नेचर का होता है, मतलब इंडियन सिटीजन्स के लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी है और लीगल एंटिटीज़ के लिए भी है। लीगल एंटिटीज़ का मतलब समझ में आया ना? जैसे कि कंपनीज वगैरह। ठीक, आर्टिकल 20 में 3 क्लॉजेस दिए हुए हैं। आइए एक एक करके क्लॉजेस देखते हैं। फर्स्ट क्लॉज क्या है? रेट्रोएक्टिव लॉज प्रोहिबिटेड या नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। देखो, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता क्या है? नो पनिशमेंट और पेनल्टीज फॉर द पास्ट एक्शन। जो पास्ट में क्राइम हुआ है उसको लेकर के कोई पनिशमेंट या पेनल्टीज नहीं दी जाए। पास्ट में एक्शन हुआ है उसको लेकर के कोई भी पनिशमेंट या पेनल्टीज इम्पोज ना करना।
वही है एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, और वही इसमें कह रहा है। तो पहला क्लॉज क्या कह रहा है, जो लॉ है एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ वो प्रोहिबिटेड होगा, मतलब कि ये नहीं होगा कि पास्ट में गलती की हुई है उस पर पेनल्टीज या पनिशमेंट इम्पोज होगा। बट ये जो प्रोहिबिशन है याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए है, मतलब कि सिर्फ क्राइम वाले जो एक्ट्स हैं वो पास्ट के एक्ट्स तो फिर से पनिशेबल नहीं होंगे, बट जो सिविल और टैक्स लॉ है वो इसमें नहीं है, उनका पास्ट का भी एक्शन पनिश्ड होगा। ठीक, तो समझ में आया। दूसरा क्लॉज क्या कहता है, नो डबल जियोपार्डी, ये हुआ ना, पर्सन नॉट पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए पर्सन को बार बार पनिश नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक ही बार पनिश किया जाएगा। ठीक, और थर्ड क्या कहता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, पर्सन कैनॉट बिकम विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये क्लॉज क्या करता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, मतलब कि किसी भी पर्सन पे किसी भी तरह का फोर्स प्रेशर नहीं होगा कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बने, मतलब अपने ही खिलाफ बोले, ऐसा प्रेशर या फोर्स किसी भी पर्सन पे नहीं होगा। राइट टू रिमेन साइलेंस, राइट टू रिमेन साइलेंस, ये राइट हर पर्सन को दिया गया है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो पर्सन चुप होकर के अपनी चीज़ों को देख सकता है, बल्कि अपने अगेंस्ट वो विटनेस नहीं बन सकता है। ठीक, तो समझ में आया कि आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है अक्यूज्ड पर्सन को। ये समझ में आया ना कि अक्यूज्ड पर्सन को आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 21, जो कि क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो आर्टिकल 21 क्या कहता है, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव्ड नहीं होगा, मतलब वंचित नहीं होगा। ये जो फंडामेंटल राइट है वो सबके लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए भी है। ये लास्ट में हम इसकी लिस्ट देखेंगे कौन कौन सा इंडियन सिटीजन्स या फॉरेनर्स के लिए बस है, और ये फॉरेनर्स के लिए भी है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने स्टार्टिंग में देखा आर्टिकल 20 और 21, ये तो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी लगने पर भी सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि आर्टिकल 21 में दो राइट दिया हुआ है, कौन कौन सा, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ये जो आर्टिकल 21 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे हर्ट बोला, हर्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये कौन बोला था, सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल को, आर्टिकल 21 को। तो ये याद रखिएगा। यहाँ तक समझ में आया। देखो जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल 21 बहुत सारे राइट्स को देखता है, कुछ हैं जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू चूज वंस पार्टनर, राइट टू प्राइवेसी। बाकी आप पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत के चैप्टर 7 में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 21 भी पूरा हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 21A, क्या है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ओरिजिनली ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, आर्टिकल 21 ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। ये क्या कहता है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए स्टेट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है ना कि ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन ही फ्री करेगी। 14 साल के बच्चे मतलब सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए ये आर्टिकल नहीं है। ठीक, ये याद रखिएगा कि ये एक अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन हुआ है, ओरिजिनली नहीं था। ठीक है, अब राइट टू फ्रीडम का लास्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 22, जो कि क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 क्या कहता है, जो पर्सन अरेस्टेड या डिटेन्ड है उसके प्रोटेक्शन को लेकर के बात करता है। आर्टिकल 22 में दो तरह की डिटेंशन की बात की गई है, कौन कौन से, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आइए पहले देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, पनिश पर्सन आफ्टर द ट्रायल हेल्ड इन कोर्ट, कोर्ट में ट्रायल वगैरह हो गया उसके बाद पर्सन को पनिशमेंट मिलना, ये क्या है, प्यूनिटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब पर्सन को डिटेन कर लेना, अभी कोर्ट में ट्रायल वगैरह हुआ नहीं है उससे पहले ही पर्सन को डिटेन कर लेना। देखो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसका पर्पस होता है, क्या पर्पस, उस पर्सन को पनिश करना नहीं होता बल्कि उस पर्सन को रोकना, जिससे वो फिर से जो ऑफेंस किया है वो ऑफेंस दोहराए ना, फिर से वो ऑफेंस करे ना। ठीक, तो डिटेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखते हैं आखिर ये आर्टिकल 22 ये डिटेन पर्सन को प्रोटेक्ट कैसे करता है।
सबसे पहला, किसी भी पर्सन को रेंडमली अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उस पर्सन के पास राइट होता है कि उसको बताया जाए कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट का रीज़न बताता है, ठीक है। कहता है जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये जो 24 आवर्स है इसमें जो ट्रैवल का टाइम है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, मतलब मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में जो टाइम लगा है ट्रैवल करने में वो टाइम इंक्लूडेड नहीं होता है इस 24 आवर्स में, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 22 है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, 2 एक्सेप्शंस है, क्या क्या। पहला क्या है, ये जो राइट है वो एनिमी फॉरेनर्स के लिए नहीं है, मतलब एनिमी फॉरेनर्स को ये नहीं मिलेगा। कौन सा राइट, आर्टिकल 22 का राइट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, वो पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट हुआ है या डिटेन हुआ है उस पर्सन के लिए भी आर्टिकल 22 का राइट नहीं होगा, ठीक। तो किस किस पर्सन के लिए आर्टिकल 22 का राइट नहीं होगा, एनिमी फॉरेनर्स के लिए और वो पर्सन जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में डिटेन या अरेस्ट हुआ है, ठीक है। अगर आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 की बात करें तो ये क्या कहता है, अगर कोई पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन डिटेन हुआ है तो उसको 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं करना होगा। ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 22 का क्लॉज 4 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर डिटेन हुआ है तो वह 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं रह सकता है, ठीक। अब समझ में आया कि कैसे आर्टिकल 22 अरेस्टेड पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारा राइट टू फ्रीडम भी खत्म होता है। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट लिस्ट के 2 राइट्स को डिटेल में अच्छे से समझा। अब लिस्ट का तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ से हम फंडामेंटल राइट के पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो इतना ही, सेकेंड वीडियो चैनल पे एज अर्ली एज पॉसिबल आएगी। थैंक यू।